हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लेक्चरर एग्ज़ाम 2023 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो 1 से 25 तक के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिए हैं। 26 से आगे के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है 2023 में, जो सीजी व्यापम द्वारा लिया गया था एग्ज़ाम उसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम मीन इन्फानाइट या जीरो या फिर नेगेटिव होते हैं, है ना। तो गैसों के अणुगति के सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है या अनंत होती है या शून्य होती है या ऋणात्मक होती है। तो गैसों के अणुगति के सिद्धांत के अनुसार परम ताप T इज इक्वल टू 0 केल्विन को परम ताप बोलते हैं। 0 केल्विन, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन ताप वह ताप होती है जहाँ पर अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। माध्य गतिज ऊर्जा, है ना, माध्य गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी रूट मीन स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी होता है, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना, सॉरी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है शून्य होता है, जीरो होता है ना। 0 केल्विन पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। एंट्रोपी भी उस टाइम पर 0 होती है। ठीक है, एंट्रोपी S इज इक्वल टू ऑल्सो 0, चेंज इन एंट्रोपी इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो सी वह मतलब ऑप्शन सही है, शून्य होती है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, है ना, Cp माइनस CV का वैल्यू क्या होता है। Cp माइनस CV जो है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो आता है वैल्यू Cp माइनस CV, यह आइडियल गैस के लिए क्या होता है, TE अल्फा स्क्वायर V, या फिर T स्क्वायर E अल्फा V, या फिर TE अल्फा V स्क्वायर, या फिर TE स्क्वायर अल्फा स्क्वायर V स्क्वायर, where T is the absolute temperature, E is the energy, E is the isothermal bulk modulus, है ना। T is the absolute temperature, E is the isothermal bulk modulus, है ना। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन। यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कौन सा सिंबल क्या चीज़ है। ठीक है, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन, वी इज द वॉल्यूम। ठीक है, और ई जो है आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। तो ये है ना, जो Cp माइनस CV है, इनमें से किससे संबंधित होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है, TE अल्फा स्क्वायर V, मतलब कि टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, और जो कोफिशिएंट है अल्फा और वॉल्यूम, इन सभी के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन बराबर होता है Cp माइनस CV। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन, यदि A एक चुंबकीय विभव को प्रदर्शित करता है, A जो है चुंबकीय विभव मतलब एक मैग्नेटिक पोटेंशियल है, A इज ए मैग्नेटिक पोटेंशियल मीन्स A इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और B संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, B इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, B इज मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है B, और A जो है मैग्नेटिक पोटेंशियल, चुंबकीय विभव है। तो इनमें से कौन सा जो है होगा, ऑप्शन ए कर्ल A हर जगह शून्य होना चाहिए, या फिर डाइवर्जेंस A हर जगह शून्य होना चाहिए, या फिर डाइवर्जेंस B हर जगह शून्य होना चाहिए, या फिर कर्ल A हर जगह शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डाइवर्जेंस ऑफ B शुड बी 0 एवरीवेयर। क्यों, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ B का मतलब है डाइवर्जेंस, है ना, डाइवर्जेंस ऑफ B, है ना, इसका मतलब है
कि बी जो है फैल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है फैल रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलना, तो मैग्नेटिक फील्ड फैल रहा है तो बी का कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं फैल रहा है तो बी का डाइवर्जेंस ऑफ बी का वैल्यू होगा 0। इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है फैल नहीं रहा है। मतलब ऐसे कहीं पर सोर्स नहीं स्थित है, ना ही कहीं सिंक स्थित है मैग्नेटिक फील्ड का। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का अगर सोर्स स्थित होता तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमेशा फैलते रहता, मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 नहीं होता। ठीक है, इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू आता। और अगर सिंक होता तो ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है नेगेटिव होता, मतलब कि हर जगह से ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आ करके एक पॉइंट पर ख़त्म हो रहे होते, एंड हो रहे होते। लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 है तो इसका मतलब है कि, है ना, एक पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं और दूसरे पॉइंट पर जा कर के एंड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिपोल स्थित नहीं है, यूनिपोल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा डाईपोल होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो 2 पोल होता है, इसीलिए डाइवर्जेंस ऑफ बी का वैल्यू हर जगह 0 होना चाहिए। ठीक है, डाइवर्ज नहीं करना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ लाइन y इज इक्वल टू 5x विथ अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान दीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड with symbols having usual meaning, the quantity dr by dt, dr by dt मतलब r t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। r इज ए यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग इन द डायरेक्शन ऑफ r इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, dr by dt का वैल्यू क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, सदैव 0 होना चाहिए, या फिर सदैव मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होना चाहिए, या फिर मूल बिंदु की दिशा में होना चाहिए, या फिर डी एक्स अक्ष की दिशा में होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सदैव 0 होना चाहिए, शुड बी इज ऑलवेज 0 ऑल द टाइम। ठीक है, तो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5x, इसका जो वैल्यू है हमेशा 0 होना चाहिए अगर असमान चाल से गति करता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि ई कैप एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाने वाला एक इकाई सदिश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ई कैप इज ए यूनिट वेक्टर, है ना, फॉर्मिंग एन एंगल थीटा विथ द डायरेक्शन एक्स। तब उस कंडीशन में क्या होगा, डी ई बाई डी थीटा ई की दिशा में एक इकाई वेक्टर है, या डी ई बाई डी थीटा थीटा बढ़ने की दिशा में इकाई वेक्टर है, या फिर डी ई बाई डी थीटा एक इकाई सदिश है जो ई के साथ कुछ कोण बनाता है। ठीक है, या फिर डी ई बाई डी थीटा नियतांक नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है क्या, ग्रेडियंट का डेफिनेशन है। देखिए, ई जो है कोई यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब ये जो है हम ऐसे लिख सकते हैं डी ई बाई डी एक्स, है ना, डी ई बाई डी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में ई का चेंज कैसा होता है वो दिखा रहा है। फिर ऐसा भी लिख सकते हैं डी ई बाई डी वाई, फिर उसके बाद डी ई बाई डी ई कैप बाई डी जेड, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में ई के चेंज होने का दर क्या है ये बता रहा है ना। ये जो डिफरेंशिएशन साइन है डी ई बाई डी एक्स, ये क्या बताता है कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है। ठीक है, तो ई जो है अगर यूनिट वेक्टर है, एक्स के साथ, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है ना, तब डी ई बाई डी थीटा क्या होगा, तो थीटा बढ़ने की दिशा में इकाई वेक्टर है ना, थीटा जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। कौन सा चीज़, डी ई बाई डी थीटा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाक्षीय सीधी केबल में, है ना, ये इस प्रकार से सीधी केबल है, समाक्षीय केबल मतलब केबल के अंदर में ऐसा एक और
केबल है जिसका सेम एक्सिस है, जो बीच का एक्सिस होता है, रोटेशनल सिमेट्री वाला जो एक्सिस होता है वह समाक्षीय है, दो बेलनों के लिए एक ही चीज़ है। तो समाक्षीय सीधी केबल में केंद्रीय सुचालक और बाहरी सुचालक, मतलब अंदर वाला जो केबल है और बाहर वाला सुचालक केबल है में विपरीत दिशाओं में समान धाराएं प्रवाहित होती है। तो अंदर वाले केबल में जैसे एक्स डायरेक्शन में, तो बाहर वाले केबल में -x डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तो समाक्षीय केबल है, अंदर वाले केबल में एक डायरेक्शन में और उसके बाहर वाले केबल में उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट धारा प्रवाहित होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा? केबल के बाहर, की आंतरिक सुचालक के अंदर, की सर्वत्र, या फिर दोनों सुचालकों के ठीक बीच में। एक सुचालक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एक सुचालक इस डायरेक्शन में, तो दोनों के ठीक बीच में होगा, या दोनों के बाहर साइड में होगा, या आंतरिक सुचालक के और अंदर होगा, या फिर हमेशा सर्वत्र हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य रहेगा। तो इसका सही उत्तर है केबल के बाहर। ठीक है, इस प्रकार से अगर बाई एक्सियल है ना केबल है, तो एक अंदर वाले में बाहर की ओर जो है करंट फ्लो हो रहा है, और इस बाहर वाले में है ना इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके बाहर जो है ना, केबल के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। केबल के अंदर नहीं, केबल के बाहर, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोध R तथा 2R एक विद्युत परिपथ में समांतर में जुड़े हुए हैं। जैसे ये अगर R है, एक प्रतिरोध है, तो एक दूसरा प्रतिरोध ये 2R है। ठीक है, ऊपर वाला R ले लिए, नीचे वाला 2R ले लिए, दो जो है प्रतिरोध इस प्रकार से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। R और 2R में उत्पन्न तापीय ऊर्जा के अनुपात कितना होगा? R में एक थर्मल एनर्जी जनरेट होगा और 2R में भी थर्मल एनर्जी, थर्मल हीट जो है जनरेट होगा। तो उन दोनों में जो रेशियो है, अनुपात, तापीय अनुपात, मतलब एक ठो में टेम्परेचर कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, दूसरे में कितना प्रोड्यूस होगा, और दोनों में कितना अनुपात होगा, यह बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन दिया हुआ है 1:2 या फिर 1:4 या फिर 4:1 या फिर क्या है 2:1। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा 2:1, 2:1 के अनुपात में। क्यों? देखिए डिराइव करके बता देता हूँ। पावर जो होता है, पावर वो होता है करेंट इंटू वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पर करंट को हम V/R लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू V, तो ये हो जाएगा V²/R। तो पावर इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, वोल्टेज जो एलिमेंट है, कोई भी वायर है, उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम होगा, मतलब जो 2 वाला है और 1 वाला, क्या बोलते हैं 2R वाला जो वायर है और R वाला जो वायर है, दोनों में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं दोनों, तो वोल्टेज जो है दोनों के अक्रॉस में बराबर होगा। ये R वाला है अगर वायर और ये 2R वाला वायर है, तो दोनों के है ना अक्रॉस में जो वोल्टेज सेम होगा, यहाँ V1 है तो यहाँ V2 है, दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन करंट अलग अलग होगा। ठीक है, तो पावर जो है रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, करंट अलग अलग होगा ना। वोल्टेज भले ही सेम है, P = VI में वोल्टेज सेम है, लेकिन ये ऐसा हो जाएगा P1 = VI1 और P2 = VI2। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो I मतलब करंट पर डिपेंड करेगा और वो डिपेंड कर जाएगा रेजिस्टेंस पर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि P इज इक्वल टू V²/R अभी हम देखे थे। ठीक है, और R पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज तो सेम है, R पर डिपेंड कर रहा है। एक का P1 का R है, ठीक है, रेजिस्टेंस, और P2 का रेजिस्टेंस 2R है। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो P1/P2 हो जाएगा 2R/R।
ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 2:1। तो P1:P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2:1, 2:1 के अनुपात में होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2:1 के अनुपात में। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 33। केंद्रीय बल क्षेत्र FU इज इक्वल टू -KU⁻³ में एक गतिमान कण पर विचार करें। ठीक है, एक गतिमान कण है केंद्रीय बल के अंतर्गत। केंद्रीय बल मतलब जो बल केंद्र की ओर, सेंटर की ओर, एक पॉइंट की ओर लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स है ना। मतलब कि यहाँ पर कोई सेंटर में एक बड़ा मटेरियल है, उसके चारों ओर जो है कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो वह एक फोर्स का अनुभव करेगा, उसी को बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। तो एक गतिमान कण पर विचार करें तो ये जो संकेत है U=1/r है। ठीक है, U=1/r का उपयोग करने पर जो राशि दी गई है d2u/d2u/d² प्लस u, d2u/d² प्लस u। ठीक है, और हम जानते हैं u बराबर है 1/r, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंतर्गत जो है क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से u के अनुक्रमानुपाती होगा, ये जो राशि है d2u/d² प्लस u, ये u स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा, या फिर u के अनुक्रमानुपाती होगा, या एक नियतांक होगा, या फिर 1/u के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, है ना, u के अनुक्रमानुपाती होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है FU इज इक्वल टू -KU⁻3। तो इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा FU इज इक्वल टू -KU⁻3, और हम जानते हैं u बराबर है 1/r। तो d2u/d², ठीक है, d² प्लस u, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा u के। ठीक है, u के ही प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन है बी, u के अनुक्रमानुपाती होगा, u के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो केंद्रीय बल के अंतर्गत है ना, इस जो बल है FU इज इक्वल टू -KU⁻3, इस प्रकार का एक केंद्रीय बल है। तो इसके अंतर्गत एक कण जो है गति कर रहा है, उसका संकेत कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है U इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, इसका उपयोग करके d2u/d² प्लस u का जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो u के अनुक्रमानुपाती प्राप्त हुआ, u के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।